हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज बात करूंगा चित्रकार के रूप में टैगोर के योगदान के बारे में। यानी कि देखिएगा कि गांधी, नेहरू और टैगोर से संबंधित आपको प्रश्न करने हैं, जिसमें अलग अलग रूप से अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जिसमें चित्रकार के रूप में टैगोर क्या योगदान दिए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न रहेगा ही। आप यदि कला नहीं करके गांधी, नेहरू और टैगोर से करते हैं तो जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विधा व सक्रियता इतनी प्रबल है कि संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्र में उनके योगदान को प्रायः नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि वो हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, साहित्य विधा हो या सक्रियता इतनी प्रबल रही, खास करके आज़ादी की लड़ाई में, कि वो एक संगीतज्ञ भी थे, चित्रकार भी थे। इनके तरफ लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। उनका प्रथम प्रयास मात्र इस विषय से लयबद्ध होने जैसा था जिसे कोई भी विचित्र अक्षर आकृतियों की संज्ञा दे सकता था। शनैः शनैः क्रमिक रूप से उन्होंने नवीन पद्धति का अंगीकार किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों एवं चिंतन को अभिव्यक्त करने के लिए एक नए माध्यम की खोज की। टैगोर ने अपनी कल्पना शक्ति से चित्रों को सृजित किया था। यानी कि टैगोर के चित्रकारी में आपको उनकी कल्पना शक्ति स्पष्ट रूप से नजर आती है, ना कि मॉडलों द्वारा। यानी कि वो कभी मॉडल, ऐसा नहीं कि कोई किसी को देख करके कोई मॉडल बना दिया, जी नहीं। उन्होंने कल्पना शक्ति के आधार पर चित्रकारी को मूर्त रूप देने का काम किया था। टैगोर का झुकाव संभवतः अमूर्त चित्रकला की ओर था। वे कहते थे कि बहुधा लोग मेरे चित्रों के अर्थ के बारे में मुझसे पूछते हैं। यानी कि चित्र देखने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए उनके बारे में वो पूछा करते थे। मैंने अपने चित्रों की भांति चुप रह जाता हूँ। यह उनकी अभिव्यक्ति के लिए है, मेरे स्पष्ट करने के लिए नहीं। यानी चित्र देखकर आप समझिए, आप बूझिए, मैं क्यों बताऊं, ऐसा उनका मानना था। किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का। जैसे जैसे समय बीतता गया, टैगोर की चित्रकला अमूर्त अभिव्यक्ति से दूर होती गई। यह कहा जा सकता था कि वह पौराणिक पशुओं एवं प्रागैतिहासिक पक्षियों एवं सरीसृपों की आश्चर्यजनक आकृतियां थी, जो कि मानवीय मनोदशा एवं विचारों को एक आकार एवं पहचान दिलाने वाली अंतरावर्ती अभिव्यक्ति का विशुद्ध काल्पनिक चित्रण थी। इस संदर्भ में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि टैगोर सामान्यतः काल्पनिक चिंतन के पक्ष में नहीं थे, जैसे कि उनके संगीत एवं नृत्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टैगोर के चित्रों का आकलन करते हुए कला आलोचक जोसेफ साउथ हॉल, आप जरूर याद रखिएगा, जोसेफ साउथ हॉल कहते हैं कि उनमें टैगोर की महान कल्पना की झलक मिलती है, जिसमें लय की समझ एवं प्रति रूप में पर्शियन अथवा भारतीय वस्त्र शिल्प की झलक के साथ घटा एवं रंगों का उत्कृष्ट विन्यास देखने को मिलता है। इसके साथ ही कला के रंगों एवं रूपों के पीछे मनुष्य एवं पशुओं के मध्य एक गहन आध्यात्मिक जीवन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की कला की प्रमुख विशिष्टता। निश्चित रूप से जब भी ये पूछा जाता है तो आपको एक ही खंड, चाहे नेहरू की विदेश नीति पूछ ले, चाहे शिक्षा सिद्धांत पूछ ले, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार होने की बात, यानी कि जब भी ये टिप्पणी पूछा जाता है, किसी एक टॉपिक को लेकर के पूछा जाता है, आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से यदि आप प्रश्न करते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिल सकता है, क्योंकि चित्रकला जो है, जैसे पाल कला या पटना कला, वो लगभग लोग लिखते हैं। आप इसे लिखिएगा तो निश्चित रूप से एक अलग होइएगा और आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आज शाम में ही मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।